क्या चल रहा था? आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम क्या पढ़ेंगे? 1906 से लेकर 1920 तक का इतिहास। पिछली लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या किया था, ये बताओ पहले। देखो, हम मेन टॉपिक क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम कितने चरणों में पढ़ेंगे? 3 चरणों में। पहला चरण क्या है? उदारवादी, जिसका टाइम पीरियड 1885 से लेकर 1905। दूसरा चरण कौन सा है? उग्रवादी चरण, जिसका 1900 1906 से 1919। तीसरा चरण गांधीवादी, 1919 से 1947। ठीक है, हमने पहला चरण पढ़ लिया। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने? 1885 में किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना हमने पढ़ी। कब हुआ स्थापना इसकी? डेट बताओ। 28 दिसंबर 1885। कहां पर हुई? कहां पर है तेजपाल कॉलेज? बॉम्बे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? 72। इतनी संख्या कम होने का पीछे का कारण क्या है? हाँ, कांग्रेस जो शुरू में यानी 1885 से लेकर 19 मतलब 1895 1900 तक, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? यानी इसको क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अल्पसंख्यक कौन है? जो अमीर हैं। जैसे कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई मध्यम वर्ग। अब जब मध्यम वर्ग है तो उसके पास पैसा होगा। पैसा होगा तो कांग्रेस की फीस दे देगा और कांग्रेस में अपनी सदस्यता प्राप्त कर लेगा। तो शुरुआत में कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? मुट्ठी भर लोगों का। वो मुट्ठी भर लोग कौन है? वो वकील हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो मध्यम वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है। क्या कांग्रेस शुरुआती दशकों में भारतीय जनमानस के मन में जगह बना पाई? नहीं बना पाई। यानी क्यों? और पहला कारण कि उससे कम संख्या में लोग जुड़े थे। दूसरा, वो शहरों तक सीमित थी। तीसरा, तीसरा शुरुआत में कांग्रेस किसके हाथों में है? अरे यार, उदारवादी। उदारवादियों की विचारधारा क्या है? वो अनुनय विनय की नीति से अपनी नीतियों को, अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कौन लोग जुड़ेगा? जिसको रोटी खाने के लिए नहीं है, क्या वो आएगा कांग्रेस से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। और वो मांगी भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से 1885 से लेकर मोटा मोटा 1905 तक कांग्रेस में सदस्यों की संख्या क्या रही? कम रही। और जब उदारवादियों के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथों में आई? उग्रवादियों के। उग्रवादियों की विचारधारा उदारवादियों से थोड़ी क्या थी? अलग थी। ये मजबूती से अपनी मांगे रखते थे और छीनने का प्रयास करेंगे। अब इससे पूरा भारतीय जनमानस क्या करेगा? जुड़ने वाली जो है वो मंशा, उसको महसूस करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि वास्तविक कमी किसकी कहां पे थी? अंग्रेजों की नीतियां कैसी हैं भारतीयों के प्रति? शोषणकारी। ये शोषणकारी नीतियों से भारतीय आम जनमानस जुड़ने की कोशिश करेगा कि बुजुर्ग वर्ग? पैसे वाले का शोषण हुआ। आज भी देखो, क्या पैसे वाला को शोषण होता है? शोषण होता किसका है? गरीबों का। अब कांग्रेस आवाज उठाने लग रही किसके लिए? गरीबों के लिए। और इससे जैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ती चली जाएगी। समझ में आया? और तीसरा चरण किसका है? वो गांधी जी आ जाएंगे। गांधी जी के पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि पूरे जनमानस को वो अपने साथ ले लेंगे। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लिया था हमने। इंपॉर्टेंट अधिवेशन पढ़े थे कौन कौन से? पहला कहाँ हुआ था? ये सब याद कर लो भाई। शुरू के 4 अधिवेशन याद कर लो। 1905 का अधिवेशन याद कर लो, 1906 का याद कर लो, 1907 का कर लो। कितने हो गए? 4 और 3 7। इसके मुख्य मतलब अध्यक्ष कौन थे, ये याद कर लो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अधिवेशन देखोगे? 1916 का। कहां पर हुआ? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? अब मिका चरमोजी। ये याद कर लो। ये समझौता क्यों इंपॉर्टेंट अधिवेशन? ये कांग्रेस का क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। और 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ, किसके बीच? कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच। ये भी कहां जुड़ेंगे आके? इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा अधिवेशन याद कर लो? 1920 का याद कर लो। कहां हुआ है? 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ है। याद आया? इसी के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू होगा।
फिर हम 1924 वाला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? बेलगांव, कहां पर? कर्नाटक। कौन अध्यक्ष कर रहा है? महात्मा गांधी। उसके बाद 1929 का याद कर लो, कहां पर हुआ? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। यहां पर क्या हुआ था? स्वराज की मांग को परिवर्तित करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन याद करो, कब हुआ? 31 में ही हुआ कराची में। कौन अधिवेशन कर रहा था, अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में क्या बात हुई? इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठी। इंपॉर्टेंट है, कर लो। उसके बाद कब जाओगे? डायरेक्ट आ जाओ, कहां पर? 1900, अरे नहीं, हरिपुरा, त्रिपुरी। हरिपुरा अधिवेशन में मामला बिगड़ा था, किसके बीच बिगड़ा? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच। महात्मा गांधी किसको बनाना चाह रहे हैं? पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये उनकी हार नहीं है बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है। तो सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्या कर दिया कि भाई साहब, बापूजी आप रहने दो, आपकी व्यक्तिगत हार का मतलब पूरा देश हार जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ही अपने पद से इस्तीफा। ये कब हुआ? त्रिपुरी संकट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कहां पर? कहां पर? 1947 और 1949 और लास्ट में 1955। कौन सा अधिवेशन था? अवाली कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन, जहां पर समाजवाद को भारत की मुख्य नींव के रूप में अपनाया गया। क्या दिक्कत है इसमें? ये पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था? बंगाल विभाजन पढ़ लिया था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन की पहली बार मांग कब उठी? 1903 में उठी। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 19 जुलाई 1905। और लागू कब हो गया बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905। इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। कब हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या पढ़ा उसका? स्वदेशी आंदोलन की मुख्य मुख्य वर्किंग स्टाइल पढ़ा ना। स्वदेशी आंदोलन में जो लोग जुड़ रहे थे उनका कार्यशैली क्या थी? महिलाएं कहां धरना दे रही हैं? शराब के ठेकों पर। क्यों दे रही हैं? ताकि वो अपने पति सुधार लें, है ना। जो पियक्कड़ हैं वो भी सुधर गया, और दूसरा इन्होंने विरोध भी किया। किसका? क्योंकि उस समय शराब कौन सी है? जो ठेके में बिक रही है, अंग्रेजों की। बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद क्या किया हमने? हमने कई सारे छात्रों ने, कई सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, छात्रों ने शिक्षा छोड़ दी। किसके लिए? किसके लिए? राष्ट्रीयता के लिए। स्वदेशी आंदोलन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, बढ़िया से किया। और इसके अंततः 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। एक क्वेश्चन का जवाब दो। किस समिति में कहा गया कि, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया वो उसकी सबसे बड़ी भूल है? जो बताएगा उसको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, कौन सी समिति थी वो? जी हाँ, जीसी अरुणडेल। ठीक है, वेरी गुड। अरुणडेल की समिति में कहा गया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि जो बंगाल विभाजन हुआ है वो वास्तव में कर्जन द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल है। और अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये सब पढ़ा है हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? 1906 से लेकर 1920 तक का। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अध्ययन के पहलू देखो। इसी में आज की क्लास में क्या करेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके प्रमुख अधिवेशन हुए, वैसे मुस्लिम लीग की स्थापना होगी कब? 1906 में, और उसके प्रमुख अधिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम? 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन किन कारणों से हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, और इसके मुख्य मुख्य जो घटनाएं हुई हैं इस अधिवेशन के तहत, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड। यहां पर कुछ क्रांतिकारी दल द्वारा किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाएगा और किस्मत से किंग्सफोर्ड बच जाएगा, लेकिन कौन मरेगा ये इसकी चर्चा अभी की जाएगी। देखो इसी में क्या पढ़ेंगे? कर्जन वाइली की हत्या। फिर अमेरिका में गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913। फिर उसी के तहत एक कांड है कामागाटा मारू प्रकरण 1940, ठीक है। आज बढ़िया क्लास है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो इसी में तोशा मारू प्रकरण, होम रूल लीग आंदोलन। ये कौन कौन है होम रूल लीग वाला? एक तिलक की है और दूसरी एनी बेसेंट की। फिर
लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और उसका अंत, 1915 में गांधी जी आएंगे भारत, फिर रॉलेट एक्ट आएगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, और उसके बाद क्या होगा? गांधी जी के 3 क्षेत्रीय आंदोलन। यानी 1906 से लेकर 1920 तक में घटने वाली प्रमुख घटनाएं आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो? चले शुरू करो। चलो, मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन। देखो, बंगाल विभाजन में अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। देखो, बंगाल विभाजन क्यों हुआ? बंगाल विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल एक संयुक्त बंगाल के रूप में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जिसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा आ रही थी। पूरे भारत की उस समय जनसंख्या कितनी है? लगभग 18 करोड़। और 18 करोड़ में से एक बहुत बड़ा जनसंख्या का वर्ग कहाँ रह रहा है? बंगाल में 7 करोड़ 50 लाख। इन 7 करोड़ 50 लाख में हिंदू भी है, और ये पहला आंदोलन है जहां पे हिंदू मुस्लिम कैसे हैं, बिल्कुल एक होकर बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों की मंशा क्या थी? कर्जन क्या चाहता था कि इसमें यहां जो बंगाल में राष्ट्रीयता बढ़ रही है उसको तोड़ दें। आधार क्या बताया था बंगाल ने, कर्जन ने? उसने क्या बताया कि भैया बंगाल बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा पूरे बंगाल का शासन नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं, पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। आधार उसका कुछ और, लेकिन मंशा उसकी कुछ और। इस बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल के हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गए? एक मंच पे आकर उन्होंने एकता को दिखाने का प्रयास किया। अब देखो, जैसे एकता बढ़ेगी, कर्जन क्या करेगा? कर्जन फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएगा। वो मुस्लिमों को बुलाएगा अपने पास और कहेगा क्या कि देखो, ये कांग्रेस की जो संस्था है वो सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, वो सिर्फ किसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है? हिंदू ब्राह्मणों का। और आपकी मांगों को वो दरकिनार कर रहे हैं। आने वाले समय में जब कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, तब आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप कांग्रेस से क्या कर लें, सब लोग अलग हो जाओ और एक नई संस्था का स्थापना करो, जो किसके लिए होगी? सिर्फ जो मुस्लिम लीग, सिर्फ किसके लिए? वो सिर्फ मुस्लिमों की मांग के लिए काम करेंगे। ठीक है, और इसके तर्ज पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। किसने की स्थापना? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। देखो, क्या प्रयास किया उन्होंने बांटने का? यानी कर्जन ने क्या किया? फूट डालो और राज करो, फिर अपना नहीं लेगा। किसके मध्य? हिंदू और मुस्लिम। इनको बताएगा कि भाई साहब, ये जो कांग्रेस की संस्था है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हिंदू ब्राह्मणों का कर रही है। तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक नए मंच की स्थापना करें। किसकी स्थापना करें? और उसी को क्या कहा गया? मुस्लिम लीग। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को यह कहकर फुसलाया कि कांग्रेस एक विशेष समुदाय का पक्ष पोषण कर रही है। यानी क्या कह रही है? वही जो बात अभी बताया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, आपके मुस्लिमों के हित की, प्रभाव की रक्षा वो नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि क्या करो आप? क्या कर दिया उसने? अब जो बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम साथ कर रहे थे, वो क्या करने लगेंगे? अब अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगेंगे। देखो, एक अलग संस्था स्थापित करने के लिए, कौन सी संस्था स्थापित करने के लिए? आगा खां के नेतृत्व में। कौन है आगा खां? मुस्लिम लीग का संस्थापक के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कहां गया? लॉर्ड मिंटो से मिलने। कहां गया? शिमला। बताओ, अंग्रेज शिमला में क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस समय भारत की राजधानी क्या है? अबे भाई साहब, ऐसा मत करो। कलकत्ता। इस समय भारत की राजधानी। तो ये शिमला में क्या कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। देखो, अंग्रेजों की 2 राजधानियां कौन कौन सी? एक शीतकालीन राजधानी और दूसरा ग्रीष्मकालीन अंग्रेज आ कहां से रहे हैं? ठंडे क्षेत्रों से। वो भारत की गर्मी महसूस झेल पाएंगे? क्या करेंगे? और उस समय एसी नहीं है। एसी भी नहीं ना, तो कहां जाएंगे बेचारे? तो पूरा अंग्रेज डेलीगेशन कहां चला जाता था, शिफ्ट हो जाता था? शिमला। ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? शिमला क्यों है? ठंडा है ना। और अंग्रेज कहां से आ रहे हैं? ठंडे स्थानों से। उनको ठंडी चाहिए, तो ठंडी कहाँ मिलेगी उनको? तो गर्मी में कहाँ चले जाते हैं? तो गर्मी में जब आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गया, किससे मिलने? लॉर्ड मिंटो। ये मिंटो कौन है? लॉर्ड मिंटो कौन है?
लॉर्ड मिंटो भारत के कौन है? वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो सुधार अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर देखो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक लाइन में पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? उनका कोई और उद्देश्य नहीं था, सिर्फ सिर्फ मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। और 1906 में कहां पे स्थापना हुई? 1906 में कहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना? 19 किसकी? मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष इनके नेतृत्व में ही 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गया। ठीक है, हाँ पूछो, पूछना है कुछ? कहां पर? हम्म, हाँ 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 हाँ, और क्या, बिल्कुल भाई। पूर्वी बंगाल में क्या था? रेशियो क्या है जनसंख्या का? पूर्वी बंगाल में रेशियो क्या है? हिंदू जाति, इधर मुस्लिम जाति। यानी पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा। ढाका कहाँ है? इधर बांग्लादेश में ना। तो यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, तो किसकी स्थापना कर देंगे? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, कुछ अधिवेशन याद कर लो, जैसे कांग्रेस के याद है वैसे ही। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कंफ्यूज मत होना। दिसंबर में, सॉरी, अक्टूबर। अक्टूबर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन उसका अधिवेशन उस साल नहीं हुआ, जबकि अगले वर्ष हुआ। तो कंफ्यूज मत करना, जिस साल मुस्लिम लीग का स्थापना हुई उस साल अधिवेशन नहीं हुआ। कब हुआ? स्थान और इसके अध्यक्ष रट लेना, ठीक है, इसको मेरे कहने पे। आज तक मुस्लिम लीग के अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। हमेशा यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे कोई भी पीसीएस हो, वो एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? कांग्रेस से। मुस्लिम लीग से आज तक उससे पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 किसके नेतृत्व में हुई? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये तक पूछा गया है। या ये पूछा गया मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अधिवेशन पर अभी तक उसकी नजर नहीं गई, क्या पता अगले साल चली जाए। तो कब हुआ? आदम जी पीर भाई। देखो नेक्स्ट अधिवेशन 1908, कहां पर? अमृतसर। इसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की। यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो इसी वर्ष अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा स्थापित हो गई। समझ में आ गई बात? तो मुस्लिम लीग की स्थापना पहली बार कहां हुई? और इसकी जो लंदन शाखा की स्थापना मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुई? दूसरे। कहां पर हुआ अधिवेशन? किसकी अध्यक्षता में हुआ? और किसकी अध्यक्षता में लंदन में शाखा खुली? अमीर अली। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फिर 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब हो रहा है? 1919। कहां पर? और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां। देखो नोट, इस अधिवेशन में बकरीद में गौवध निषिद्ध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। दिमाग लगाओ क्यों हुआ होगा ऐसा? गाय किसके लिए है इंपॉर्टेंट? हिंदुओं के लिए। मुस्लिम क्यों गोवध, बकरीद में गोवध को निषिद्ध कर रहे हैं, प्रतिषेधित कर रहे हैं? हाँ हाँ। 1906 में दोनों के मध्य कैसे संबंध है? अच्छे नहीं है ना, तभी अलग हो गए। तभी अलग हो गए, अच्छे नहीं है तो अलग हो गए। अच्छे कब होंगे संबंध? 1916 लखनऊ अधिवेशन। और इस वजह से जब संबंध अच्छे हो गए, पहला कारण, पहला कारण लखनऊ पैक्ट, किसके बीच? कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। और दूसरा कारण क्या है? ये समय बताओ क्या है 1919 का? और बताओ। नहीं नहीं, और बताओ। खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट हो रहा है। खिलाफत मूवमेंट क्या है? तुमने बताया था ना, बताओ। हाँ, देखो जो भी जितने वो हैं मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समुदाय के देश, वो अपना सर्वोच्च अधिकारी किसको मानते हैं? खलीफा।
1919 में अंग्रेजों ने इस खलीफा पद की समाप्ति कर दी। अब इससे कौन गुस्सा आएगा? कहां पर रहने वाले? विश्व में कहीं भी जहां भी मुस्लिम रहे, अंग्रेजों के इस कार्य से वो क्या हो जाएंगे? गुस्सा आ जाएंगे। जैसे ही मुस्लिम गुस्साएंगे तो भारत में कौन रह रहा है? हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है। मुस्लिम किसके विरोध में आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने खिलाफत का अंत कर दिया। जैसे ही मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ आ गए, ये मौका कैसा हो जाएगा किसके लिए? भारतीय राजनीति के लिए कैसा मौका हो जाएगा? बढ़िया। कैसे? अब देखो, हिंदू भी किसके खिलाफ हैं? हिंदू किसके खिलाफ? मुस्लिम। अंग्रेजों के इस काम से मुस्लिम किसके खिलाफ? दुश्मन का दुश्मन क्या होगा? होगा। किसने फायदा उठाया? और गांधी जी को मौका मिल गया कि जैसे ही खिलाफत के अंत की बात हुई, जैसे ही मुस्लिम अंग्रेजों के विरोध में आ गए, गांधी जी ने क्या किया कि भाई तुम लोग हमारे साथ जुड़ो और एक भयानक आंदोलन करते हैं। क्या नाम है उसका? खिलाफत आंदोलन। तो अगर कोई पूछे खिलाफत आंदोलन की जड़ें कहाँ थी, भारत में थी? खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। लेकिन इसकी जड़ें कहाँ थी? तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य। जैसे ही वहां खिलाफत का अंत हुआ, ये सभी मुस्लिम क्या हो गए? अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। और जैसे अंग्रेज दुश्मन हो गए, गांधी को मौका मिल गया कि अब यहां पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है, और कर दिया उन्होंने। यानी खिलाफत आंदोलन था किसका? मुस्लिमों के लिए था। लेकिन क्या इसमें हिंदू आए? आए। किसकी वजह से? और ये खिलाफत आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन बन के उभर गया। कितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए गांधी जी के काल में? कौन कौन से? पहला असहयोग आंदोलन, इसी समय हो रहा ना। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा? वही दांडी मार्च वाला। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, पृष्ठभूमि बनने लगी। फिर से हिंदू मुस्लिम एक आने लगे। चलो नेक्स्ट देखो। 21वां सेशन देखो कांग्रेस का, सॉरी मुस्लिम लीग का। समय 1930, स्थान प्रयागराज, अध्यक्ष। और पहली बार 21वें अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या कहा? अलग मुस्लिम राज का विचार। ये अलग मुस्लिम राज कौन? तो पाकिस्तान का विचार उन्होंने दिया। क्या मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का विचार दिया? तो किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने सिर्फ कहा कि एक अलग क्या हो, सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो, लेकिन उस स्टेट का नाम पाकिस्तान होगा। यह बात मोहम्मद इकबाल नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? तो सुनो, जो पाकिस्तान शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन कर रहा है? थोड़ा समझ लो यहीं पर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार मुस्लिम राज की मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल। ये कौन है बताओ कोई? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सोचो इनकी विचारधारा पहले कैसी थी? राष्ट्रवादी। यानी हर एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक पहला। पहला पहलू इनका कैसा था? दोबारा दूसरा पहलू। अब यह अलग से मुस्लिम राज की स्थापना करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली बार मुस्लिम राज के विचार किसने लाया? ये कौन है? सारे जहां से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान शब्द की मांग या पाकिस्तान शब्द की पहली बार चर्चा किसने की, तो आपका नाम, आपका आंसर होना चाहिए चौधरी रहमत अली। ये कहाँ के थे भारत के, लेकिन कहाँ पढ़ रहे थे? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और 1900 और 1933 में उन्होंने पाकिस्तान शब्द की मांग की कि जो मुस्लिम राज अलग बन रहा है उसका नाम क्या होगा? इसमें बहुत छुपा हुआ है। देखो, PAKISTAN, इसमें P फॉर पंजाब। यानी अलग पाकिस्तान में क्या क्या होगा? P फॉर, A फॉर
अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, और तान फॉर तो एक मुस्लिम राज्य बनेगा जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की? चौधरी रहमत अली। ये कहां पढ़ रहे थे उस समय? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। और 1933 में पहली बार इस शब्द का कब हुआ? 1933। पाकिस्तान में कितने राज्यों की बात कर रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो जो पाकिस्तान बनने की बात थी उसमें क्या क्या होगा? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। वर्तमान में कितने पाकिस्तान में कितने क्या क्या है इनमें से? क्या क्या है? सिंध, पंजाब का कुछ हिस्सा मुल्तान वाला, और बलूचिस्तान। कश्मीर अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान अलग है और कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमारा हिस्सा है। कोई लेगा? लेगा तो 27वां अधिवेशन देखो कब हुआ? समय, वर्ष, समय 1940, और स्थान, ला अध्यक्षता कौन कर रहा है? और इसी मंच से जिन्ना ने क्या कहा? और यहां से कंफर्म हो गया कि भारत के दो टुकड़े होंगे। ठीक है। किसने मांग की पहली बार? मुस्लिम राज की पहली बार मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल। ठीक है। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया? चौधरी। और दुई राष्ट्रीय सिद्धांत, डुअल नेशन कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जिन्ना। रट लेना। ठीक है। कब कहा? ठीक है। नेक्स्ट देखो। 31 कब हुआ? स्थान कराची, ईयर 1943। अध्यक्ष? और जिन्ना ने कहा कि बांटो, और किससे कहा होगा? अबे यार, किसको बांटो? संयुक्त भारत को बांटो कितने भागों में? इंडिया और क्या कर दो? छोड़ दो। कहां चले जाओ? तो बांटो और राज करो का नारा किसने दिया? बांटो और राज करो कौन बोलता है ये? अंग्रेजों ने। लेकिन बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो याद, बांटो और छोड़ो का नारा याद रखना किसके द्वारा? एमए। कब दिया? कराची अधिवेशन 1943। ठीक। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। मुस्लिम लीग में कितने अधिवेशन देखे हमने? पहला देखा, उसके बाद 12वां, दूसरा देखा, उसके बाद 12वां, उसके बाद 21वां, और 30 लास्ट। अब ये 1908 की घटना देखो क्या हुआ 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड। हाँ सुनो, थोड़ा सा कहानी सुनो। मुजफ्फरपुर बम कांड किससे संबंधित है? लॉर्ड किंग्सफोर्ड से। किंग्सफोर्ड एक घटिया अंग्रेज है। पहले वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, और अंग्रेजों की क्या कर रहा है, सॉरी भारतीयों क्या कर रहा है? बुरी तरह से हालत खराब कर रहा है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? भारत सचिव का सलाहकार बन के भारत आएगा। और फिर क्या करेगा? ऐसी नीतियों का पालन करेगा, ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या होगा? भारतीयों का शोषण। और इसको मारने का प्लान कौन करेंगे? युगांतर कमेटी के लोग। युगांतर कमेटी कहां पर है? थोड़ा समझो। अगर पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने सफल बनाया, तो आंसर क्या होगा? युगांतर कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? बारिंद्र कुमार घोष। इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग की, और मीटिंग में कहा गया कि अब हम किसको मारेंगे? किंग्सफोर्ड को मारेंगे। तो मारने के लिए चुना किसको? दो व्यक्तियों को, एक खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस की उम्र कितनी है? सिर्फ 17 साल। और प्रफुल्ल चाकी की वही 15-16 साल के। ठीक है। नए नए लड़कों ने बीड़ा उठाया किसको मारने का? मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने का। किसको मारने का? किंग्सफोर्ड को। और ये जाएंगे दोनों लोग, और कहां पे? किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक देंगे। लेकिन किस्मत से वो बच जाएगा, और वहां पे बैठे उस बग्घी बैठे कैनेडी की पत्नी और पुत्री मार दिए जाएंगे। कैनेडी कौन है? कैनेडी अंग्रेज है, लेकिन वो राष्ट्रवाद को
भारत के राष्ट्रवाद को क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है, वो विरोध में नहीं है। तो जब वो क्रांतिकारियों द्वारा मारा जाएगा तो इसकी दिक्कत होगी, सबको समस्या होगी, प्रॉब्लम हुई। उसके बाद क्या हुआ, 30 अप्रैल 1908 को दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्यवश कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारे गए। कैनेडी कौन है, राष्ट्रवाद के समर्थक। मारना किसको चाह रहे थे, किंग्सफोर्ड को, लेकिन मरा कौन, कैनेडी की पत्नी और पुत्री। बम कांड के बाद चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के अंग्रेजों की गोली से मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, निकाला और शूट आउट कर लिया खुद को। और कौन पकड़ा गया, खुदीराम बोस पकड़ लिए गए। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड किससे संबंधित है, थोड़ा देखो। कहां पर, कौन है, किसको मारने का प्रयास किया गया, किंग्सफोर्ड। ठीक है, ये किंग्सफोर्ड है कौन, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। ठीक है, और बाद में ये भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव के सलाहकार के रूप में भारत आ गया। ठीक है, जैसे भारत आएगा ये सबको दिक्कत करने लगेगा। फिर इसको मारने का प्लान कौन बनाएंगे, युगांतर कमेटी के लोग। युगांतर कमेटी के अध्यक्षता को स्थापना किसने की, बारिंद्र कुमार घोष, रट लेना। ठीक है, और प्लान बना के कहा जाएगा कि मुजफ्फरपुर में किसको, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को ये बीड़ा उठाने का कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि आप जाइए और किसको मार दीजिए, किंग्सफोर्ड को। जैसे ही बम फेंकेंगे, बम फेंक के कहां गिरेगा, उनकी बग्घी पर। लेकिन दुर्भाग्य से ये बच जाएगा, कौन, ये बच जाएगा, और कौन मर जाएगा, कैनेडी की वाइफ और उसकी लड़की। ठीक है, जैसे ही ये होगा उसके बाद प्रफुल्ल चाकी खुद अपने आप को शूट कर लेंगे और खुदीराम बोस को पकड़ के 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, पक्का याद रखना मुजफ्फरपुर बम कांड। अब देखो सूरत विभाजन, देखो थोड़ा सा। तो कब हो रहा सूरत विभाजन, 1907। इसके प्रमुख तथ्य, इसके कारण और प्रभाव। देखो प्रमुख तथ्य क्या है, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन पहले कहाँ होना था, नागपुर में। होना कहाँ था, नागपुर में। लेकिन नागपुर में क्या था, प्राकृतिक आपदाएं आ रुकी थी, बहुत दिक्कत थी नागपुर में। इस वजह से नागपुर में अधिवेशन ना होकर कहाँ शिफ्ट हुआ, सूरत। तो याद रखना, सूरत जो अधिवेशन जहां सूरत में हुआ वो पहले कहाँ प्रस्तावित था, नागपुर में। लेकिन नागपुर किससे, नेचुरल डिजास्टर से ग्रस्त था, और अधिवेशन कहां शिफ्ट हो गया, सूरत में हो गया। अध्यक्षता किसने की, पढ़ चुके हो, है ना। कांग्रेस के विभाजन के बाद पुनः अधिवेशन कहां हुआ, देखो पहली बार अधिवेशन का प्रस्ताव कहां रखा गया, नागपुर में। नागपुर में क्या अधिवेशन हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक आपदाएं थी। तो कहां शिफ्ट हो गया, सूरत। सूरत में जैसे अधिवेशन हुआ, कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गया। कौन कौन से, एक उदारवाद और दूसरा उग्रवादी दल। उस धड़ के बंटने के बाद उसी साल कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ, तो किस वर्ष कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, हाँ या ना। अगर पूछा जाए एक ही साल में कांग्रेस के दो बार अधिवेशन कब हुए, 1907। कहां पर पहला, और दूसरा सूरत से पहले ये कहां प्रस्तावित था, नागपुर। ये तीनों फैक्ट तुम्हें याद होने चाहिए। सूरत अधिवेशन सूरत में नहीं हो रहा था, कहां होना था, नागपुर में। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कई सारी आपदाएं थी, जिसकी वजह से ये नागपुर से ट्रांसफर करके कहां पहुंच गया, सूरत। पहला अधिवेशन सूरत में हो गया। सूरत के बाद कांग्रेस कितने दलों में बढ़ गई, तो कौन कौन सा, उग्रवाद और उदारवादी में। और उसके बाद फिर से उसी साल कांग्रेस का पुनः अधिवेशन हुआ, कहां पर। तो क्वेश्चन पूछा जाए किस वर्ष कांग्रेस के दो बार अधिवेशन हुए, ठीक। नेक्स्ट देखो, कारण क्या है, कई सारे कारण है। देखो पहला, वैचारिक किसके मध्य,
ये कैसे मांग कर रहे हैं? ये अनुनय विनय की नीति के मतलब हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं, और ये कैसे मांग करेंगे? दोनों के मध्य कैसे मतभेद हैं? आइडियोलॉजिकल मतभेद है कि नहीं है? दो धड़ों में बढ़ जाएगा। सूरत विभाजन का पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा देखो, उदारवादियों का मानना था कि उग्रवादियों का मानना था कि उदारवादी सरकार के साथ सौदा और समझौता करने में क्या है? असमर्थ है। अब बागडोर किसको दे दो? और बागडोर छीन ली जाएगी किसके द्वारा? समझ में आ गई? 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में है? उदारवादियों की नीति से कौन विचलित हो गया है? उग्रवादी। उनको समझ में आ गया 20 सालों में कि इनकी जो नीतियां हैं वो सौदा नहीं कर पा रहे किससे, और समझौता भी नहीं कर पा रहे। अब क्या करो? छीन लो बागडोर, और कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में रख लो? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे लोगों के हाथ में। समझ में आ गया? और कांग्रेस कितने धड़ों में बढ़ गई? दो। तीसरा देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद था। उदारवादी किसको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे सूरत अधिवेशन में? उग्रवादी किसको बनाना चाह रहे थे? उदारवादी किसको बनाना चाह रहे थे? बना कौन? घोष बन गया ना, किसकी वजह से? दादा भाई नहीं, वो नहीं है। दादा भाई नौरोजी, जिनको कौन सी उपाधि दी गई? दादा भाई नौरोजी की उपाधि बताओ कोई। हाँ, क्या है पूरा बोलो। अरे नहीं, नाइट एंगल की उपाधि उनकी नहीं है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। किसको कहा गया है? इन्हीं को। क्या बोला गया? उग्रवादी किसको बनाना चाह रहे हैं? तिलक को। और तिलक के सामने कौन आ जाएंगे? और इनकी एज का सम्मान करते हुए वो अपनी अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे, और किसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा? आरबी बोस को। तो एक कारण क्या है? उनके मध्य कैसे मतभेद हैं? आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं। दूसरा, उग्रवादियों के मन में अब उदारवादियों के जो प्रति वो थी, क्या बोलते हैं, सम्मान था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। तीसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को उग्रवादी किसको बैठाना चाह रहे थे? तिलक साहब को। लेकिन उदारवादी किसको बैठाना चाह रहे थे? इससे क्या होगा? दोनों के बीच मतभेद उभर के सामने आ रहे कि नहीं आ रहे? नेक्स्ट देखो, स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर भी दोनों के मध्य कैसे थे? मतभेद थे। क्या चाह रहे थे? उदारवादी कह रहे थे कि बंगाल विभाजन जो हुआ कहां पर हुआ है? सिर्फ बंगाल में हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन कहां फैलना चाहिए? बंगाल में। लेकिन उग्रवादी क्या कह रहे हैं? उग्रवादी कह रहे हैं कि बंगाल की समस्या संपूर्ण भारत की समस्या है, और ये स्वदेशी आंदोलन कहां पूरा फैले? पूरे भारत में। विचार में मतभेद है। नेक्स्ट देखो, बहिष्कार के मुद्दे को पर भी दोनों के मध्य क्या थे? मतभेद। उदारवादी केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे, बल्कि उग्रवादी संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार मतलब ये उदारवादी कह रहे सिर्फ कपड़े जलाओ, उदारवादी कह रहे घड़ी मत पहनो, क्योंकि कहां से बन के आ रही है? और उग्रवादी क्या कर रहे हैं? शिक्षा भी छोड़ दो। कौन सी शिक्षा? उग्रवादी क्या कर रहे हैं? वकालत भी छोड़ दो। कौन सी वकालत? उग्रवादी क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों द्वारा जो भी नीतियां लागू की जा रही हैं उनको भी बहिष्कार कर दो। अंतर समझ में आ गया? उदारवादी सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जबकि उग्रवादी संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार में उनकी शिक्षा नीति भी आएंगी, उनकी सैन्य नीति भी आएगी, उनकी प्रशासनिक नीति भी आएगी, उनकी सब कुछ आ जाएगा। यानी उग्रवादी क्या कर रहे हैं? संपूर्ण बहिष्कार। किसका? संपूर्ण बहिष्कार किसका? अंग्रेजों का। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इसके क्या प्रभाव पड़े, पढ़ो। विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन होगा कि नहीं होगा? कौन से विभाजन से? अरे भाई साहब, इसीलिए पूछा हमने, विभाजन कौन सा? कांग्रेस का विभाजन से। कांग्रेस के विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के मंच से हो रहा है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। दूसरा देखो, स्वदेशी आंदोलन भी इस विभाजन के कारण नेतृत्वहीन हो गया। हो गया। उदारवादी कहीं और जा रहे हैं, उग्रवादी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की किसने थी? कांग्रेस ने की थी। लेकिन दो धड़ों में बंटने के बाद स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में रहेगा, इसका निर्धारण कोई कर पा रहा है? कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो नेक्स्ट, विभाजन से युवाओं का मन भी व्यथित हो गया। कैसे?
उन्हें लगने लगा कि उदारवादियों की भांति ही उग्रवादी भी सक्षम नहीं। किसके लिए सक्षम नहीं है? सौदा और समझौता करने के लिए। जैसे उग्रवादियों ने कहा था कि उदारवादी सक्षम नहीं है, वैसे भारतीय युवा क्या कह रहे हैं कि उदारवादी तो है ही नहीं, अब उग्रवादी भी सक्षम। और युवा किधर चले जाएंगे? क्रांतिकारी बन जाएंगे। इसलिए क्रांतिकारी चरण का उदय कब हो रहा है? 1907 आज के बाद। समझ में आई बात? भारत में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1908। पहला कौन सा केस? मुजफ्फरपुर बम कांड। इसके पहले क्या किसी क्रांतिकारी द्वारा हत्या हुई है? हुई है, लेकिन बहुत छिटपुट हुई है। जैसे चापेकर बंधु 1897, वो बाद में बात है, ठीक है। अब यहां से क्रांतिकारियों का पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। कोई पूछे क्रांतिकारियों की गीता कौन सी बुक है? द फिलोसफी ऑफ किसकी है ये? अरविंद घोष। दादा, अरे भाई साहब, दादा भाई उदारवादी हैं, कैसे लिखेंगे ये? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसकी बुक है? जिसे क्रांतिकारियों की गीता कहा गया है। ये डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? भगवती चरण वोरा, ठीक। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। और यहीं से क्रांतिकारियों का प्रथम चरण शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब देखो, करजन वैली की हत्या भी होगी। कब होगी? 1909। करजन वैली ब्रिटिश भारतीय सेना में, उल्टा बोल गए थे, ब्रिटिश भारतीय भारतीय सेना में क्या थे? लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। कालांतर में यह भारत राज्य सचिव हैमिल्टन के सलाहकार बन गए। वो नहीं, किंगसफोर्ड नहीं है, वो ये हैं, ठीक है। फिर से देखो, करजन वैली कौन है? ब्रिटिश भारतीय सेना में किस पद पर हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल। और बाद में ये क्या, किस पद पर आ गए? भारत राज्य सचिव जॉर्ज हैमिल्टन के सलाहकार बन गए। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कहां पर जाकर? लंदन में जाकर इसको गोली मारकर हत्या कर दी। चेहरे पे 5 गोली मारी थी। किसने? कैसा आदमी होगा जिसको गोली मारी है? किसी व्यक्ति को मारना हो तो एक गोली से मर सकता है कि नहीं मर सकता? चेहरे पे 5 गोली मारने का क्या मतलब है? सोचो। है भड़ास। किसकी? यानी ये कैसा आदमी होगा? शोषण कर रहा होगा ना, भारतीयों को मार रहा होगा ना। उसका बदला लेने के लिए कौन आया? मदनलाल ढींगरा। ये कहां पे थे? लंदन में जाकर चेहरे पे 5 गोली मारी किसने? और ऑन द स्पॉट ये क्या हो गए? भगवान को प्यारे। 17 जुलाई 1909 को ढींगरा को पेंटन विलेज जेल में फांसी। ये पेंटन विलेज जेल कहां पर है? लंदन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मदनलाल ढींगरा ने करजन वाली को क्या की हत्या कहां की? लंदन में। उस समय वो किस पद पर थे? जॉर्ज हैमिल्टन के सलाहकार के रूप में। और सभा चल रही थी, सभा में गए, पिस्टल निकाली, हेलो करजन, उसने देखा और कितनी गोली मारी? 5 गोली, ठीक है। और इसके कितने दिनों बाद? 1 जुलाई को कांड हुआ। 16 दिन के भीतर भीतर केस रफा दफा, और उसको क्या कर दिया गया? फांसी। कहां पर दी गई फांसी? पेंटन विले। कहां पर है? ठीक, लंदन। हाँ, आप कहां पकड़ पाओगे? नहीं तो खुद ही इनका वो उद्देश्य थोड़ी ना कि मार के भाग जाएंगे। जैसे भगत सिंह का उद्देश्य क्या था? भगत सिंह ने खुद को, अपने आप को खुद अरेस्ट कराया था ना। कहां पर? कहां पर बम फोड़ा था? असेंबली में। चाहते वहां भाग सकते थे ना। और वो जो बम यूज किया था वो कैसा बम था? क्या वो हानिकारक बम था? किसी अंग्रेज की हत्या हुई थी? उद्देश्य क्या था? कि इन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए एक विस्फोट की जरूरत है। बस वहां बीच में मारा, जैसे ही सभा बैठी है, यहां बम फेंका जान के कि कोई घायल ना हो। और खुद अपने आप को अरेस्ट करा दिया। कौन से नारे लगाकर? इनकलाब। किसने दिया? ये वही मोहम्मद इकबाल हैं। समझ में आई बात? पहले कैसे हैं? अच्छे आदमी। दूसरी बार नहीं, बुरे नहीं कहोगे, लेकिन चीजें गलत हो गई। भगत सिंह को फांसी सैंडर्स केस में दी गई है।
सांडर्स केस में उसको गोली मारी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। तीनों ने षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र नहीं, मिलके प्लान करके गोली मारी है। तो मेरठ षड्यंत्र केस चला, बम के लिए उनको फांसी नहीं दी गई। जब सैंडर्स को मारा, भगत सिंह भगत सिंह सैंडर्स को पहले मार चुके थे। देखो ऐसा था, भगत सिंह को जब कभी पढ़ोगे तो भगत सिंह की विचारधारा में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। शुरुआत में अपने चाचा से, मतलब वो प्रोत्साहित होकर क्या हो गए, क्रांतिकारी हो गए। उनकी मंशा क्या थी? गोली के बदले, आग के बदले, मौत के बदले। शुरुआत में 1928 तक, 1924 से 28 तक, थोड़ा देखो, 1924 टू, ये 4 साल भगत सिंह की विचारधारा कैसी है? विचारधारा मतलब ये गोली कट्टे से बात हो रही है। इनकी फिलॉसफी जो है वो किस पे आधारित है? गोली कट्टे बम पर। लेकिन 4 साल के बाद ये प्रभावित किससे हुए? एक है फ्रांसीसी क्रांति के जनक, जनक नहीं, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, कौन है? फांसी से पहले वो किसकी किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह? हैं? अबे तुम लोग क्या जानते हो भाई? वो जब आया, जेलर आया कि चले सर, 2 मिनट, लास्ट पेज है, किसकी किताब पढ़ रहे थे वो? और उनकी किताब से भगत सिंह की विचारधारा पूरी तरह से चेंज हो गई। किस तरफ हो गए? समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो गए। अब उन्होंने हथियार छोड़ दिए और फिर किसको? क्यों नहीं दी गई? 23 मार्च 1931, लाहौल विला, 24 से 28, फांसी कब दी गई है भगत सिंह जी को? 23 मार्च 1900। असेंबली में बम कब फोड़ा उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ? 1929। 2 साल कहाँ रहे? जेल में रहे। जेल में रह के क्या किया? भारतीय कैदियों के जो भारतीय कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके लिए उन्होंने क्या की? हड़ताल किया, अनशन किया, भूख हड़ताल की। ये सब नहीं पता तुम लोग को? तो कोई मूवी देख लो कम से कम, जब इतिहास नहीं जान रहे हो तो। वो देखना नहीं है। तुम्हें पता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी में किसने गोली मारी खुद को? चाकी। और खुदीराम बोस जो को क्या दी गई? फांसी। क्या उम्र थी उनकी? ही वॉज जस्ट 17 और 18 ईयर्स ओल्ड। कैसा बालक है ये? क्या इनके अंदर, सोचो कैसी विचारधारा होगी देश के प्रति? सोचो कभी। पता है जब इनको फांसी के लिए बुलाया गया तो ये आखिरी इच्छा पूछी गई, ये आखिरी इच्छा क्या है? आम खाना है। अरे हाँ यार, सोचो 17 साल का व्यक्ति जो फांसी पे जा रहा है, उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है। उससे पूछा गया कौन आपकी आखिरी इच्छा, तो एक आम खिला दो। आम ढूंढ के लाया गया, आम खा लिया, चले? तो आम बिल्कुल एज इट इज रखा था। तो कहते हाँ चलो। तो तैयार हुए, चल के जैसे चले तो अरे कहते आम तो खा लो, अंग्रेज ने कहा। नहीं, मन नहीं कर रहा है। तो उसने ऐसे आम उठाया तो आम में हवा भरी हुई थी। मतलब खा के फिर भी उस समय भी क्या चल रहा मन में? खिलवाड़, खौफ नहीं है। पूरा चूस लिया आम, उसके बाद हवा भर के रख दिया। अंग्रेज आए कि आम खा लो, कि नहीं मन नहीं कर रहा, चलो। तो उसने आम उठाया तो हवा, ये क्या? और खिलखिला के हंसे और जाके फांसी पे चढ़ गए। कौन? अब ये सब किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम लोग को। तो तुम लोग सोचोगे कि अरे यार ये तो मन गलत, हम कुछ कहते नहीं है, ये सब ऑथेंटिक है। हाँ, कोई ना कोई तो चर्चा कर रहा होगा ना इसकी। कई सारे इतिहासकार है, तुम लोग पढ़ते क्या हो? एक किताब पढ़ नहीं पा रहे हो। लूसेंट, अब लूसेंट में खुदीराम बोस नहीं होंगे? हाँ। तुम्हें पता है जब उधम सिंह ने किसको मारा जाके?
वो भी लंदन जाके किसको मारा था? जनरल डायर कि माइकल डायर? देखो, फंस जाओगे। जलियांवाला बाग किसके द्वारा हुआ? गलत। गोलियां किसने चलाई? माइकल डायर ने चलाई। और हत्या किसकी की जाके? नहीं, तुम लोग गलत पढ़ते हो फिर, इसका मतलब पढ़ते ही ना हो। माइकल हो, इसकी हत्या की जाके उधम सिंह ने। गोलियां चलाई किसने जलियांवाला बाग पे? और उस समय जनरल था कौन? वो था जनरल डायर, लेकिन माइकल ओडायर ने गोलियां चलाई हैं। और इसका बदला लेके उसको कहां पे जाके गोली मारी? लंदन में। उधम सिंह, हाँ। और माइकल ओडायर की जो गोलियां चलाई हैं, अंग्रेजों ने पता है इसको क्या कहा? पता नहीं, शेर की उपाधि दी है और कई सारे उपहार दिए थे डायर को। सोचो, इतने कुकर्म के बाद कि जो किया ठीक किया। कितने लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कह रही है कि जलियांवाला बाग में सिर्फ 324 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता कितनी है? 1000 प्लस। छुपा दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं, कांड नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हुआ कब था? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। तो वो थे खुदीराम बोस, वो थे भगत सिंह। फांसी का फंदा चूमते हुए, आंखों में डर नहीं था। यहाँ पे चोट लग जाए, हाय भगवान, ओहो मर गया मर गया मर गया, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। समझ में आ गया? तो किसने की करजन वैली की हत्या? मदन लाल ढींगरा। कब की? 1909। कहां पे जाकर? और कहां पे इनको फांसी दे दी गई? पेंटन विले जेल में। नेक्स्ट देखो। अब देखो, गदर पार्टी की स्थापना हो रही है कहां? तो पहला पूछा जाए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। कब की? 1 नवंबर 1913। सुनो, गदर पार्टी की स्थापना गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। गदर पार्टी कहां स्थापित हुई? भारत में। इसे अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को कहां है? यूएसए। ठीक है। 1913 में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का गठन किया। यही बाद में क्या कहलाया? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का पहले का नाम क्या है? द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किसने स्थापित किया? सोहन सिंह भकना। लेकिन इस पार्टी को गदर पार्टी किसने नाम दिया? कब दिया? 1 नवंबर 1913। यह संस्था गदर नामक पत्रिका का संपादन करती थी, जिस कारण कालांतर में इसे गदर पार्टी नाम दिया गया। ठीक है। तो गदर नामक पत्रिका का संपादन कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इसकी स्थापना किसने की? सोहन सिंह भकना। क्योंकि ये पार्टी गदर नामक पत्रिका का संपादन करती थी, इस गदर नामक पत्रिका के नाम पर इस पार्टी को क्या कहा गया? गदर पार्टी। अब बता, भारतीय इस संस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा कि इस संस्था से? क्यों? बढ़िया नाम है, सनी देवल। गदर कहां हुआ? सकीना तारा सिंह। कहां हुआ गदर? अबे यार, सबसे बड़ा गदर कहां कब हुआ? 1857 की क्रांति गदर कहते हैं ना, उसके उसके नाम पर गदर पार्टी का गठन कर दिया गया। ये गदर जो पत्रिका है, ये गदर पत्रिका क्या निकालती है? ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कहां पर? विदेशों में बसे भारतीयों के मध्य। अब वो बार बार अपनी पत्रिका के माध्यम से 1857 की क्रांति का जो महिमा मंडन है, वो अपनी पत्रिका में किया जा रहा है, जिससे लोग क्या करें? जुड़ाव महसूस कर पाए। ठीक है। तो गदर पार्टी का नाम किसका था? किसका था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। नेक्स्ट देखो। देखो यार, ये पीडीएफ ले लेना, इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कामागाटा मारू प्रकरण,
ये क्या है? अरे बहुत बढ़िया। इसकी घटना कब हुई देखो? 1914 में। देखो क्या, यह एक जापानी जहाज था जिसका प्रयोग भारत के गुरदीप सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में फंसे भारतीयों को हांगकांग से कनाडा पहुंचाने के लिए किया। देखो 1914, जैसे आज कनाडा किसके द्वारा बसाया गया है? कनाडा में ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? इंडियंस कौन? सिख। वैसे ही उस समय भी ज्यादा संख्या किसकी है? और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हो गई? 1914, जो कब तक चलेगा? ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, हांगकांग में कुछ भारतीय फंस गए। अब ये बचाने का बीड़ा कौन उठाएगा? गुरदीप सिंह। और एक जापानी जहाज को किराए पर लेंगे। किसको? ये कामागाटा मारू क्या है तो क्या कहोगे? एक जापानी जहाज है। कौन किराए पे लेके आया? गुरदीप सिंह। क्यों लेके आए? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हांगकांग में कुछ भारतीय फंस गए, तो उनको वहां से निकाल के कहां पहुंचाना था? कनाडा। लेकिन कनाडा वाले लोगों ने मना कर दिया। देखो कैसे निकला जहाज। जहाज में 376 यात्री, सब बैठ के कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। कनाडा कोस्टल में रुके। जैसे ही कोस्ट इलाका पहुंचा, कनाडा के पुलिस ने उनको वहां पे उतरने से क्या कर दिया कि आप भारतीय हैं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हम आपको कनाडा में रहने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या होगा फिर? गुरदीप सिंह ने फिर डीजल डलाया, पेट्रोल डलाया और जहाज को मोड़ दिया किधर? कलकत्ता की ओर। कैसे नहीं जाने दोगे? वापस मुड़े। कहाँ पहुंचे? कलकत्ता। कलकत्ता में पहुंचते समय कितने यात्री? 376, जिसमें से 18 लोगों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? गोली मार दी। और 282 लोगों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। यह घटना किससे संबंधित है? कामागाटा मारू। कौन है जहाज को किराए पे लेके गया? गुरदीप सिंह। क्या उद्देश्य था? प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हांगकांग में कुछ भारतीयों को निकालना था। उनको कहां पहुंचाना था? कनाडा। क्या कनाडाई पुलिस ने उनको अनुमति दी? नहीं दी। जहाज कहां मुड़ा? कलकत्ता। कलकत्ता में उतरते ही इन 18 लोगों पे क्या चली? गोलियां। और 282 लोगों को जेल में डाल दिया गया। किससे संबंध है ये? कामागाटा मारू। यूपी पीसीएस में जाके देखना, 2017 या 18, बस यही शब्द पूछा है। कामागाटा मारू क्या है? तो एक जापानी, जापानी भी नहीं था, एक जहाज था बस। ठीक है। कनाडा में अब चलो हो गया पहुंचते ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अरे ठीक है, 202 ही सही। फिर देखो क्या हुआ, लखनऊ समझौता पढ़ चुके हैं ना हम। किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसे किस नाम से जानते हैं? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसे कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी। तो चाहे लखनऊ पैक्ट हो, चाहे लखनऊ समझौता हो, चाहे कांग्रेस लीग समझौता, बात क्या हो रही है? एक ही की। कब हुआ? अध्यक्ष पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो। होम रूल मूवमेंट। अभी रोके कि बात कल के देखें? रोक ले, पॉलिटी बढ़ा दे, पढ़ा दे। श्योर। फिर देखो होम रूल मूवमेंट, ये किससे संबंधित है? देखो, होम रूल का मतलब गृह शासन लीग या आंदोलन। किसकी मांग कर रहा है ये? शासन कैसा? घर वाला शासन। यानी किसकी बात करेंगे ये? स्वराज की मांग। और भारत में दो होम रूल लीग बने। पहला होम रूल लीग किसकी अध्यक्षता में बना? बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा होम रूल लीग एनी बेसेंट। अप्रैल 1916 में पहला होम रूल लीग बना, जिसकी स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। और 5 महीने बाद सितंबर 16 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ब्रिटेन की है भाई, लेकिन वो स्वराज की बात कर रही हैं। देखो नेक्स्ट। तिलक ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार किसके माध्यम से कराया? मराठा और, ये मराठा और केसरी क्या है? किसके? न्यूज़पेपर हैं जो तिलक निकालते। मराठा किस भाषा में है? देखा देखा। देखो
मराठा किस भाषा में निकलता था? इंग्लिश। और केसरी? मराठी। देखो 3 दिन के पहले की क्लास का ये हाल, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मराठा जो समाचार पत्र है उसकी भाषा क्या है, और केसरी की भाषा क्या है? ठीक है। और बीसेंट ने अपनी लीग का प्रसार करने के लिए किसका सहारा लिया? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये बताओ, क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो देखो, बीजी तिलक, इनके दो न्यूज़पेपर कौन कौन से? मराठा और केसरी। और एनी बीसेंट, इनके कितने पेपर? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दोनों इंग्लिश में। ठीक है। कॉमनवेल्थ किसका पेपर है? जाके पेपर उठा के देखो, पीवाईक्यू पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। न्यू इंडिया किसका पेपर है, ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया। ठीक है। फिर देखो, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा। जबकि बीसेंट की लीग का प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल। ये कौन है जॉर्ज अरुंडेल? वही है अरुंडेल कमेटी, जिसने क्या कहा है रिपोर्ट में, कहा था कि बंगाल विभाजन कर्जन की सबसे बड़ी भूल है। तो वही अरुंडेल है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तिलक की होम रूल लीग का प्रसार क्षेत्र, ये पूछा गया है। तिलक की जो होम रूल लीग थी वो भारत के कहाँ कहाँ में है? कर्नाटक में फैली है, महाराष्ट्र में फैली, लेकिन मुंबई को छोड़ दो, और मध्य प्रांत तथा बंगाल। और पूरे शेष भारत में किसकी होम रूल लीग है? एनी बेस है। ये लिखो चलो एक लाइन, ये लिख लो। तो सब अंग्रेज बदतमीज थोड़ी ना है। लिखो 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 लिखो। बहुत सही। हाँ, तो ये लाइन आप जाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलो देखो, अरे मैडम ये लाइन, तिलक की होम रूल लीग कहाँ कहाँ फैली है, और पूरे भारत में, शेष भारत में कहाँ कहाँ एनिमेशन की है। ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, गांधी जी अब आ गए। कहाँ गए? कहाँ से? अफ्रीका से। गए कब? 1893 भाई। और वापस कब आ गए? 1915। ठीक है। देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, कहाँ? 13 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया? कस्तूरबा गांधी से कितनी आयु में? और 24 वर्ष की आयु में गांधी जी कहाँ चले गए? वकालत करने दक्षिण अफ्रीका। अगर पूछा जाए कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो क्यों गए थे, इनको बुलाया गया था। किसने बुलाया? दादा अब्दुल्ला। ये गुजरात के व्यापारी हैं। हाँ हाँ, और अपने केस को लड़ाने के लिए उन्होंने एम के गांधी को आमंत्रित किया था। अब जब गए तो वकालत भी करने लगे। क्या चीज? हाँ तो, एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ। हाँ क्या? क्यों? वकालत के लिए इजाजत इजाजत की जरूरत क्या पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका कैसा देश है? गुलाम है ना? किसका? डेवलप है? गरीब देश है ना, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएगा। ठीक। देखो, पहुंचते ही 1894 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, कहां पर? नटाल इंडियन कांग्रेस का संबंध किससे है? गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां की? ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा हूं? अफ्रीका में ही इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। ये टॉलस्टॉय कौन है? गांधी जी के परम मित्र टॉलस्टॉय। पूछा जाए टॉलस्टॉय फॉर्म कहां है? अफ्रीका। ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने ही इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का
प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन किस भाषा में? गुजराती में भी निकलती है, हिंदी में भी, तमिल में भी, और समाचार पत्र और उसके संपादक करता। ये क्वेश्चन तुम्हें हर साल मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे कॉमनवेल्थ किसका पेपर है? कॉमनवेल्थ किसका पेपर है? न्यू इंडिया किसका पेपर है? इंडियन ओपिनियन किसका पेपर है? हिंदू स्वराज किसका पेपर है? हिंदू स्वराज। हिंद स्वराज ये भी गांधी जी का है, लेकिन वो भारत आके छापेंगे। फिर देखो, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला मुकदमा किसके लिए लड़ा? गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए। जनवरी 1915 में गांधी अफ्रीका से वापस लौटे तथा 2 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारतीय जनमानस की मनोदशा को समझने का प्रयास किया। और पहला आंदोलन कब करेंगे वो? पहला आंदोलन कब करेंगे? कितने आंदोलन होंगे क्षेत्रीय? 3। कौन कौन से? इसको सीक्वेंस लगाओ। पहला चंपारण हो गया, खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा वाले हाथ खड़ा करें। अहमदाबाद और खेड़ा, याद रखना, ठीक है? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। देखो, अरे रुक जाओ, बस 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 बस। 1917 से 18 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में हिस्सा लिया। कितने? चंपारण, अहमदाबाद और, यही सीक्वेंस है, पहला, दूसरा और तीसरा। चंपारण और खेड़ा कैसे आंदोलन है? जबकि अहमदाबाद मिल मजदूरों के संबंध में, ठीक है? तो थोड़ा कहानी सुनो, वो मिल जाएगी पीडीएफ। चंपारण में कब हुआ? 1917। कहां पर है चंपारण? बिहार में। बाकी खेड़ा और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। दोनों गुजरात में। चंपारण में बुलाया किसने गांधी को? देखो, नहीं, चंपारण में एक प्रॉब्लम थी, किसके बीच? जमींदार और किसानों के बीच। जमींदार कौन? अंग्रेज। और किसान कौन? भारतीय। चंपारण में एक पद्धति थी, 3 कठिया पद्धति। क्या नाम है उसका? 3 कठिया। इसके तहत किसी भी जमीन के 3/20वें हिस्से पर प्रत्येक किसान को क्या उगाना अनिवार्य था? नील की खेती। कितने हिस्से पर? और जैसे ही नील उग जाएगी, उस जमीन की स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो गई। उसके बाद अंग्रेज इन किसानों से ऊंची लगान दर भू राजस्व क्या कर रहे हैं? वसूल कर रहे हैं। दिक्कत हो गई, किसान और अंग्रेजों के मध्य क्या हो गया? आंदोलन की स्थिति बन गई। संघर्ष होने ही वाला था कि चंपारण के ही एक किसान है जिनका नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। फिर से सुन लो। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी को बुलाया कि आइए, चंपारण में स्थिति बेकार हो रही है, कृपया स्थिति में मध्यस्थता करते हुए स्थिति को क्या करें? संभालें। इंग्लिश में है। इंडिगो, इंडिगो मूवमेंट। अच्छा, अगर नील आंदोलन कब हुआ बताओ? नील आंदोलन हुआ कब है? चंपारण ने 17 में थे ना। नील आंदोलन कब हुआ? नेता बताओ नील आंदोलन के। कौन सा 60? 2060? 1859, 1860। कौन है नेता? और अच्छा, कहाँ पे आंदोलन की बात हुई? किसकी बात हुई? बताओ, ए पलटना नहीं किताब, अगर कॉपी पलटी समझ लेना। है? नील आंदोलन का उल्लेख कहाँ किया गया है? आनंद। हाँ, किसकी किताब है ये? बंकिम चंद्र, ठीक है। उसी नील आंदोलन में क्या कहा था हमने तुम्हें? याद आया कुछ?
जब वो नील आंदोलन पढ़ा रहे थे 1859-60 का, क्या कहा था कि आंदोलन बंद हो गया, लेकिन इसके 50-60 साल बाद एक आंदोलन फिर से शुरू होगा। कहां पर होगा? याद आई बात? ये कहा था हमने। चलो देखो, अरे देख लो भाई, चंपारण आंदोलन कहां पर है? बिहार। यह गांधी जी का भारत में प्रथम प्रथम सत्याग्रह है। यहाँ के किसान तीन कठिया पद्धति से, तीन कठिया मतलब 3/20, इस पर कौन कौन सी खेती करनी है? नील की। इसके तहत 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेजों ने इस पद्धति का अत्यधिक लाभ उठाया तथा किसानों से ऊंची दर में लगान वसूल किया। गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने के कारण अंग्रेज किस पे राजी हो गए? अंग्रेजों ने कहा चलो अब गांधी जी आ गए, दिक्कत हो जाएगी, मामले को खत्म करो, और 25% जो अधिक लगान वसूला था वो किसानों को वापस करने का वादा कर दिया, और आंदोलन क्या हो गया? शांत हो गया। किसके प्रयास से? तो गांधी का पहला आंदोलन सफल हो गया बढ़िया से। कब हुआ? 1917। साथ कौन बोल रहा है? इसी आंदोलन के दौरान टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा। इसके पहले महात्मा गांधी नहीं है, इसके पहले मोहनदास करमचंद गांधी हैं, लेकिन अब महात्मा की उपाधि देने वाले कौन? ठीक है, बापू किसने कहा महात्मा गांधी को? कब कहा? कब कहा? राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, और बापू किसने कहा है? 1921। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं बारदोली में, तो सुभाष चंद्र बोस कहां से आ गए? जब वो जहां कहां जा रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने। कहां पर? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर की है? जापान और सिंगापुर। जब वो यहां से भारत से कहां निकले? सिंगापुर। तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में गांधी जी से क्या लिया? आशीर्वाद लिया कि बापू मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं। कहां? जापान। किसकी स्थापना करने? आजाद हिंद फौज की स्थापना करने, और वापस आते ही मैं भारत को आजाद करा दूंगा। तो आशीर्वाद कहां लिया उन्होंने? ऑल इंडिया रेडियो के। व्हाट्सएप थोड़ी ना है, मोबाइल नहीं है भाई। वो आएंगे पूरे भारत को सुनाएंगे कि अब सुभाष चंद्र बोस ने किससे आशीर्वाद ले लिया? गांधी जी से। ठीक है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था बताओ, पूरे विश्व इतिहास में? सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था? हिटलर। हिटलर 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 ने बुलाया था, आइए जर्मनी। कहीं कहाँ जा रहे हो, देश तुम्हारे लिए नहीं है भारत, आप जैसा दिमाग हमें चाहिए। जर्मनी बुलाया था। गए थे, मिलने गए थे, लेकिन वो उन्होंने वहां पे ग्रहण नहीं किया कुछ भी। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान टैगोर ने क्या उपाधि दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। लेकिन एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का क्या किया? ये लाइन याद रखना, चंपारण सत्याग्रह सबके लिए अच्छा, लेकिन एक व्यक्ति के लिए चंपारण कैसा है? वो विरोध करेंगे। वो कौन है? एनजी रंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहां पे स्थिति देखो क्या बनी। अहमदाबाद में एक मिल, कॉटन कॉटन मिल थी, जहां पर किसके बीच विवाद हो रहा था? मिल मालिक के बीच और वहां पे काम करने वाले कारीगरों के बीच। प्लेग, वहां पे अहमदाबाद में प्लेग फैला। प्लेग समझते हो? काहे किससे फैलती है? चूहों से। प्लेग फैला, महामारी भयानक फैल गई, लोग मरे। इसकी वजह से इस प्लेग बोनस की बात हुई। मिल मालिक क्या कह रहे थे कि हम प्लेग बोनस देंगे, लेकिन कितना देंगे? 20%। लेकिन मजदूर कितना मांग रहे हैं? 50%। दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। सुलझाने के लिए फिर बुलाए जाएंगे कौन? आएंगे, और गांधी के मध्यस्थता के कारण ये जो प्लेग बोनस की बात है वो कहां जाके रुकेगी? 35%। 35% पे दोनों लोग राजी हो जाएंगे, चाहे वो मिल मजदूर हो चाहे मिल मालिक हो, और 35% सबको क्या मिल जाएगा? बोनस। क्या अहमदाबाद आंदोलन सफल हुआ?
सफल हुआ नहीं हुआ? याद रखोगे? चंपारण की वजह क्या है? चंपारण की वजह क्या है? नील की खेती, तीन कटिया पद्धति। क्या बात हुई? और अंग्रेजों ने झुक के क्या किया? 25% लगान वापस कर दिया। अहमदाबाद में क्या बात हुई? मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद किसको लेकर? प्लेग बोनस को लेकर। अंग्रेज सॉरी मिल मालिक कितना देना चाह रहे हैं? 20%। मजदूर कितना मांग रहे हैं? दोनों में कलेश होगा। इस कलेश को मिटाएगा कौन? गांधी जी आएंगे, और गांधी जी के बाद क्या होगा? 35 पे समझौता, मांडवाली हो जाएगी और सब आंदोलन खत्म। तीसरा आंदोलन कौन सा है? खेड़ा। खेड़ा किससे संबंधित है? किसानों से। किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद भी सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। कहां पे फसल बर्बाद हुई? खेड़ा। खेड़ा कहां पर है? गुजरात। किसान व सरकार के मध्य विवाद की स्थिति बन गई। मामले को सुलझाने के लिए गांधी जी आंदोलन से जुड़ गए। खेड़ा सत्याग्रह का निष्कर्ष क्या आया? देखो, किसान लुट गए थे, लेकिन कुछ किसान जो थे, जो कैसे थे? समृद्ध थे। और बाकी किसान कैसे थे? लेकिन अंग्रेजों ने सबके ऊपर लगान की वसूली जारी रखी। गांधी आ गए। गांधी ने दोनों को समझाया और कहा कि जो अमीर किसान है वो अपनी मर्जी से लगान दें, लेकिन जो गरीब हैं तो अंग्रेजों का कर्तव्य यह है कि वो उनको माफ कर दे, ताकि दोनों के मध्य क्या बना रहे? सामंजस्य। जो पैसे वाले किसान है वो अपनी मर्जी से लगान दे दे, और अंग्रेजों की का उत्तरदायित्व क्या है कि जो गरीब किसान है उसको लगान माफ कर दे। और तीनों आंदोलन, जो क्षेत्रीय आंदोलन गांधी के, क्या हुए? सफल हो गए। ठीक है। पहला कब हुआ? कौन सा? चंपारण। दूसरा कौन सा हुआ? अहमदाबाद मिल। अनसुईया बेन का नाम सुना है? अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन अहमदाबाद मिल आंदोलन से ही जुड़ी थी। ठीक है। गांधी को बुलाने का कार्य किसने किया है? कि आओ, अहमदाबाद में प्रॉब्लम हो गई है। तो राजकुमार शुक्ला ने कहा बुलाया गांधी को? चंपारण। अनुसुईया बेन ने समर्थन कहा दिया? और खेड़ा किससे संबंधित है? किसानों से। क्या हुआ? किसान की फसल नष्ट हो गई, लेकिन अभी भी अंग्रेजों ने लगान वसूली जारी रखी। इसकी वजह से किसान और अंग्रेजों के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। किसान गांधी जी आए और गांधी जी ने क्या किया? एक बीच का रास्ता निकाला और कहा कि जो अमीर किसान है वो लगान देते रहें, लेकिन जो गरीब हैं तो वो लगान माफ कर दिया जाएगा। और मामला क्या हो गया? सेटल्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो। चलो अभी रहने दो, कल करते हैं, बाकी बहुत हो गया है ना। कितना बचा रुको देखें। खेड़ा रोलेक्ट है। रोलेक्ट के बाद जलियांवाला। देखो रोलेक्ट देखो। रोलेक्ट का एक्ट कब आया? मार्च 1919। क्या देखो, सुनो, ये पढ़ लेना बाद में, कहानी सुनो। मार्च 1919 का समय कैसा? यहाँ पे क्रांतिकारी चरण की शुरुआत हो गई है, और हर जगह क्रांतिकारी आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहे हैं, है ना। ऐसे में अंग्रेजों की मंशा क्या होगी? क्रांतिकारियों को पूरी तरह से कुचलने की होगी। तो एक एक्ट आएगा जिसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका वास्तविक नाम देखो क्या है? द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, मतलब अराजक, ये याद रखना, ठीक है। अराजकता एवं क्रांतिकारी अधिनियम 1919, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रांतिकारियों को कुचल देना। ठीक है। इसके तहत अंग्रेज एक अधिनियम लाएंगे जिसमें आपको अरेस्ट करने से पहले कोई कारण बताना नहीं है, आप वकील नहीं रख सकते, और आपको बिना किसी वारंट के जेल में डाल दिया जाएगा। कैसा कानून है ये? लेकिन हमारे लिए काला कानून है। देखो, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। मार्च 1919 में यह आयोग पारित हो गया, जिसे, इसका वास्तविक नाम याद रखना मेरे कहने पे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत बेवफा है, वो कभी भी रोलेक्ट एक्ट नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट किससे संबंधित है। तुम पढ़ के क्या गए हो और पूछा क्या है?
हिंदी में लिखेंगे अराजकता एवं क्रांतिकारी अधिनियम, ये भी नहीं लिखेंगे। ये तुम पकड़ो, तो कब पकड़ पाओगे? जब उसका नाम तुम्हें पता होगा। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेज जिसको चाहते थे जब चाहते थे बिना मुकदमे के जेल में, कैसा कानून है ये? बदतमीज वाला। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। जिस वक्त यह कानून पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन है? ये याद रखना। ठीक है। 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो भारत का वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। ठीक है। ओके। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या कांड होगा? जलियांवाला बाग। ठीक है, वो कल देखेंगे। चलो बात। ठीक है, बाकी जलियांवाला बाग से अभी रुको, 1900 कहां तक हो गया? 1919 तक। अब 1920 से लेकर 1947 तक का इतिहास बचा है। ठीक है। अब मेरा कर्तव्य हो गया, आपका क्या कर्तव्य है? वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उसके अलावा बिना याद करो क्या हो जाएगा? हिस्ट पढ़ते हो किताब? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, अभी याद करो, सुबह सफा। बताओ। चलो बाकी कल, एक हो गया। ओके, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है।